काजल, ये ऑर्गेनिक वाली क्लास है। फिजिकल क्यों आप? हो गया। चलिए, हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड बोलूं या एनिलीन बोलूं या डाइजोनियम सॉल्ट बोलूं। मैंने यहां पर RCH2NO2 लिया, इसकी रिडक्शन करवाई एसएन इन प्रेजेंस ऑफ HCl में, NH2। फिर इसमें मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 NaX की प्रेजेंस में 273 से 278 केल्विन डालने की कोशिश करी। अब यहां पर क्योंकि आपकी एलिफैटिक चेन थी, डोनेटिंग चेन थी, इसने अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनाया। एक तरह से कह सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल बनेगा ही नहीं, जिसको फर्दर आपको हाइड्रोलाइज करके या सिंपली वाटर डालकर RCH2OH में कन्वर्ट कर लेना है। और आपके पास ये प्रिपरेशन हो गई फ्रॉम नाइट्रो और एनिलीन। हाँ, अगर कहीं पर क्योंकि एक दो कंपाउंड्स का डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है तो सिर्फ क्या डालना पड़ेगा? वाटर। कॉपी करिए। हाँ जी बेटा। हाँ तो चला लेना। ये रीजन भी लिख सकते हो। एलिफैटिक डाइजोनियम salts are unstable as aliphatic chain act as electron donating, hence unstabilizes the diazonium group। जितना ज्यादा विड्रॉइंग लगा होगा उतने ज्यादा स्टेबल होता है डाइजोनियम ग्रुप, इसलिए डोनेटिंग लगने पे अनस्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है।
हो गया? स्क्रॉल कर दूं? चलिए, अब यहां पर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। जब आप फिनॉल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले फ्रॉम बेंजीन, सेकंड फ्रॉम क्यूमीन, और थर्ड फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस हैं, लेकिन देखना जरूरी है। मैं सबसे पहला मेथड लेता हूं। मैंने बेंजीन लिया, इसके अंदर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 डाला, क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। किसी को यहां पर बोल दिया जाए फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो डायरेक्टली ले सकता है यहां से। अब क्लोरोबेंजीन के अंदर मैं हाइड्रोलाइज करने निकलूं, यानी NaOH अगर मैं ऐड करूं, तो बिल्कुल लास्ट टॉपिक हेलो एल्केन्स का सिखाया था, यहां क्या आ जाएगा? और फिर इस टाइम पर किसी एसिड को 623 केल्विन, तो यहां पर OH और साथ में क्या रिलीज हो गया? NS। अब यही सेम चीज हम एक ऑल्टरनेट के साथ करते हैं। सेम बेंजीन, मैं यहां पर डालता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बेटा यहां पर हेलोजिनेशन थी, तो ये क्या है? सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन की वजह से इसके हेड पर आ गया SO3H। फिर दोबारा से आप NaOH डालेंगे तो सब कुछ हट जाएगा, बेंजीन के हेड पर आ जाएगा ONa। और फिर आप इसके अंदर HCl डालोगे 623 केल्विन पे, तो यहां पर फिर दोबारा से क्या बन जाएगा? फिनॉल। ऐसे ही थर्ड बेंजीन, इसका ऑल्टरनेटिव ले रहा हूं H2S2O7। मैं यहां पर दिखा दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने जब क्लास 11th पढ़ी थी, तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स लीजिए। एक OH निकालता है और एक H, जिसकी वजह से आपको मिलता है SO3H प्लस, सॉरी SO3H, H निकलेगा ना उसमें से, अच्छा OH निकला ना, तो SO3H प्लस, उसके बाद SO4H माइनस और H2। यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको ये इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करवाता है जो कि आप SO3H बनाते हो।
अब H2S2O7 का स्ट्रक्चर देखो। ये स्ट्रक्चर, इस टाइम पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनना, वाटर दे दोगे तो ये दो मॉलिक्यूल्स बना देगा H2SO4 के, और अगर आप इसको हीट कर दोगे तो ये बना देगा SO3H+ और HSO4 चार्ज, जहां पर ये स्टेबल होगा और ये क्या होगा, अनस्टेबल या रिएक्टिव, और अल्टीमेटली क्या रिलीज होगा, SO3H+। तो जो काम H2SO4 कर रहा था वही सेम काम कौन कर रहा है, H2S2O7। इसको हम बोलते हैं ओलियम, और ये जनरेशन ऑफ H2SO4 के लिए बहुत यूजफुल है। यानी ओलियम में अगर वाटर डाल दिया जाए तो वापस क्या बन जाएगा, H2SO4। तो खैर ये वाली इंफॉर्मेशन अब जरूरत नहीं कैरी करती क्योंकि पी ब्लॉक ओमिट हो चुका है, बट पता होना चाहिए। सेम आया। अब सेम आने के बाद मैं दो स्टेप्स एक साथ ही लिख रहा हूं। पहला स्टेप NaOH, दूसरा स्टेप HCl 623 केल्विन पे। तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, OH। तो यहां पर फ्रॉम बेंजीन या फ्रॉम क्लोरोबेंजीन हमने ये मेथड करे हैं। जल्दी से कॉपी कर रहे हो और फिर करवा रहा हूं। हाँ जी बेटा। सर सेम है, ये सब कुछ हटेगा। ये सारी आपकी हाइड्रोलिसिस या कह सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है। बेंजीन में इन रिएक्शंस के अलावा कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती।
लिख लिया बेटा? कर दो ना स्क्रॉल। चलिए, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट ऑलरेडी आपने कर रखा है, दोबारा से कर लें। देखो, डाइजोनियम सॉल्ट बोलूं या बाकी ऑल्टरनेट्स बोलूं, एक ही बात रहेगी अब। सबसे पहले अगर हेड पर नाइट्रो लगा हुआ है तो SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिडक्शन करके क्या बनेगा? एनिलीन। और एनिलीन के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 NaX की प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिखूं या 273 से 278 केल्विन? आपने पेपर में 273 से 278 केल्विन ही लिखना है। डाइजोनियम सॉल्ट, अब डाइजोनियम सॉल्ट में सिंपली वाटर डाल दिया जाए या वार्म वाटर डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। पक्का? याद है या नहीं? HX मैंने NO2 के लिए लिखा था। ठीक है। अब इसके बाद जरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेंजीन से और बनाऊंगा क्यूमीन। कभी कभार आपके पास कह सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स या ABCD टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपको बेंजीन से भी बिगिन करवाया जा सकता है। तो यहां पर बेंजीन, बेंजीन में मैं डालता हूं CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखो, ये मेरे लिए RCl ही है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही होने जा रही है, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। अब इस क्यूमीन के अंदर रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं सबसे पहले पास करता हूं O2। O2 की वजह से ये बनाता है परऑक्साइड, क्योंकि फास्ट रिएक्शन है तो हम मैकेनिज्म नहीं बोल सकते, जिसकी वजह से आपके पास ये बना। इसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरमीडिएट। और कौन सा? परऑक्साइड इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? दो ऑक्सीजन। अब इसको आप वाटर डालकर हीट करते हो। ऑब्जर्व करिएगा बेटा, यहां से कार्बन का एक बॉन्ड टूटेगा, ये पेपर में नहीं दिखाना बट आपके लिए समझने के लिए है। और यहां से ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटेगा। कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटने की वजह से आप बन गए CH3, C डबल बॉन्ड OCH3, कॉमन नेम एसीटोन, अदरवाइज प्रोपेन, 2 और वहीं पर क्योंकि बेंजीन का एक बॉन्ड टूटा है, OH का एक बॉन्ड टूटा है, तो OH किसके ऊपर आ गया? बेंजीन के ऊपर। तो फिनॉल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछी जा सकती है, NCERT की बैक एक्सरसाइज में एग्जैक्टली सेम है। प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, जल्दी से। सर यहां पर ऑक्सीजन
आपके सी एच बॉन्ड को तोड़ दिया। एक्चुअल में इसके पूरे प्रोसेस के अंदर आप एसिडिक नेचर लेते हो, तो यहां से ये जो सा एच है, ये वीक बॉन्ड होता है, वो टूटता है। और जो सा हमने ओ सिंगल बॉन्ड ओ और एच लिखा है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करके जाता है, इस वजह से। मैंने बोला फास्ट प्रोसेस है, तो हम मैकेनिज्म नहीं देख सकते। क्लियर है? स्क्रॉल कर दूं? वहीं पे चलेगा। समझे थे? चलिए, नेक्स्ट। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज, और सबसे पहली जो सी प्रॉपर्टी आती है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। हम अल्कोहल फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ेंगे, और फिर
ईथर को हम लोग अलग से पढ़ेंगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में। तो ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सबसे पहले मैं एल्कोहल की बात करने जा रहा हूं। एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी दो तरीके से पढ़ी जा सकती है, देखना ध्यान से। मैंने लिखा, सपोज मेरे पास है CH3CH2OH, तो रिएक्टिविटी ऑब्जर्व करिएगा, सी और बॉन्ड ओ बॉन्ड क्लीवेज में भी है, जिसकी वजह से CH3CH2+ और OH- बनेगा। वहीं पर CH3CH2OH, तो बेटा ये OH बॉन्ड क्लीवेज में भी है। दोनों तरीके से हमारा अल्कोहल ब्रेक हो सकता है। बहुत सारी रिएक्शंस में आपको ये CO बॉन्ड क्लीवेज नजर आएगी, बहुत सारी रिएक्शंस में आपको OH बॉन्ड क्लीवेज नजर आएगी। जहां जहां OH बॉन्ड क्लीवेज नजर आ रही है, कह सकते हो आप वो कॉन्टेक्स्ट इसके एसिडिक नेचर की वजह से पढ़ रहे हो, और कह सकते हो ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, यानी ज्यादा रिएक्शंस में आपको यही बॉन्ड क्लीवेज नजर आने वाली है। बट कुछ रिएक्शंस में आपको CO बॉन्ड क्लीवेज नजर आने वाली है। एग्जाम्पल अगर याद दिला दूं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जहां पर आपने लुकास रिएजेंट NaCl इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, SOCl2, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए थे। उस टाइम पर आपकी जो सी बॉन्ड क्लीवेज थी वो कौन सी थी? C+ और OH-। लेकिन मेजर रिएक्शंस में आपको ये नजर आएगा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख लूं, प्लीज सुनिएगा, थोड़ी सी क्लास 10th की बात कर रहा हूं। आप इसके एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शन बोल रहे हो, अनत तो इसको अगर मुझे प्रूफ करना पड़े कि ये एसिडिक नेचर में है या एसिडिक कैरेक्टर पोजेस करता है, तो सबसे आसान काम है या तो मेटल इंट्रोड्यूस कर दूं या तो बेस। तो यहां पर रिएक्शन विद मेटल या कोई बेस, ऐसी रिएक्शंस में आपको फेमिलैरिटी नजर आएगी कि ये बहुत आसानी से आपको OH बॉन्ड क्लीवेज दे रहा है। खैर, हमें दोनों रिएक्टिविटी सीखनी है, तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहली, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स COH बॉन्ड क्लीवेज। अब यहां पर कंपैरिजन फिर दोबारा से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में होता है, तो मैं लिखता हूं CH3CH2OH, फिर लिखता हूं CH3CH CH3OH, फिर लिखता हूं CH3CH3CH3OH। तो बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये, अब इस टाइम पर मैं अगर इनका CO बॉन्ड क्लीव करवाऊं, तो प्रोड्यूस होगा CH3CH2+, CH3CH CH3+, और CH3CCH3CH3+। ये आपके लिए अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सॉरी कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, हाँ या ना? तो आपके लिए जो रिलीज हो रहा है वो OH-। तो मैं बोल सकता हूं, एज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, देयरफॉर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स
COH बॉन्ड क्लीवेज। बेटा जब तक आप रिएक्टिविटी कौन सी पढ़ रहे हो वो नहीं बताते हो तब तक आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता है, क्योंकि बदल सकती है कौन से बॉन्ड को तोड़ रहे हो उसके बेसिस पर। तो आप यहां पर अल्कोहल्स में दो तरीके से बॉन्ड तोड़ सकते हो, और आपको पता है प्रोमिनेंट बॉन्ड क्लीवेज दूसरी वाली है। तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी जो सी बॉन्ड क्लीवेज है वो C और OH के बेसिस पर है। उसके बेसिस पे ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का कंपैरिजन है। जल्दी से कॉपी कर रहे हो, फिर आगे बात करते हैं। बयान भैया इतनी जल्दी गलती से उठ गए?
लिख लिया? चलिए, अब देखो, रिएक्टिविटी ऑफ ओ एच बॉन्ड। अब ये जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मेरे लिए CH3 CH2 OH है। ध्यान से बात को समझिएगा। हम ये बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है, CH3 CH2O- और H+, ऐसे ही CH3 CH3OH, फिर दोबारा से बनेगा CH3 CH3O- और H+, CH3 CH3 CH3OH, और बनेगा CH3 C CH3 CH3O- और H+। अब देखो, कार्बोकेटाइन तो है नहीं, तो मैं इसको 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल तो बोल सकता हूं। लेकिन यहां पर मैं रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 लिख लूं। अब जरा इधर ऑब्जर्व करिए, मेरे पे नेगेटिव चार्ज है। अगर पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी तो नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो जाएगा, और पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आएगी तो नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और जितना नेगेटिव चार्ज कम अवेलेबल होगा, उतना ज्यादा स्पीशीज स्टेबल। मेरे पे नेगेटिव चार्ज है और मैं बाहर किसी के लिए अवेलेबल है नेगेटिव चार्ज, तो रिएक्ट कर जाऊंगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज अवेलेबिलिटी में नहीं है, तो मैं क्या रहूंगा? स्टेबल। तो यहां पर पॉइंट में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी। अब यहां ऑब्जर्व करो, तो आपके पास एल्काइल चेन में एक डोनेटिंग एंटिटी है। ये तो देखो करेगा ही करेगा डोनेट। लेकिन इस कार्बन के साथ एक CH3 लगाए, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 में आ रही है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मैं कह सकता हूं 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। स्टेबिलिटी एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट 3 में सबसे ज्यादा, फिर 2 में, और फिर 1 में। या सिंपली बोल सकते हो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ या ना? तो यहां पर 3 2 1 बना। अब 3 2 1 के पॉइंट, सॉरी 1 2 3 बना। 1 2 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबसे ज्यादा स्टेबल, तो आप सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो मैं बोल सकता हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रिएक्टिविटी टुवर्ड्स OH बॉन्ड क्लीवेज। पक्का? अब यहां पर कुछ और पॉइंट्स भी ऐड ऑन होंगे। पहले इतना सा लिख रहे हो, फिर आगे बात कर रहे हैं। सर, कल और परसों दोनों दिन मैंने बायोमोलिक्यूल्स करवाना है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है क्लास मिस मत करिएगा। और इफ इन केस किसी की जेन्युइन रीजन की वजह से क्लास मिस हो रही है, तो कम्युनिकेट करिएगा। बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल चैप्टर है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, और बहुत सारी चीजें आपने रीड करनी है। तो
डिस्कस करोगे, अलग से सेपरेटली बताकर करवा दूंगा, अगर इफ इन केस कोई जेन्युइन रीजन है। बट जेन्युइन रीजन पहले से मेंशन होना चाहिए। जेन्युइन रीजन में वो नहीं आता कि सर मैं सो गया, मैं उठ नहीं पाया, मैं लेट हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। हो गया। कर दो ना स्क्रॉल। अब देखिए बेटा, अब हमें नजर आ रहा है कि ये H प्लस रिलीज कर रहा है, तो ये तो एसिडिक होगा। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद, अभी रिएक्टिविटी ही चल रही है, मेटल एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ऑब्जर्व करिएगा, मैंने ये लिया, हमें पढ़ाया गया था अगर किसी भी एसिड को मेटल या मेटल हाइड्रोक्साइड के आसपास लेकर आते हो, तो मेटल के टाइम पर ये आपको एक बेस की रिएक्शन, मतलब इसको बेसिक नेचर में दिखाएगा और इसको एसिडिक नेचर दिखाएगा, और मेटल के साथ ये रिलीज कर देगा हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस डिटेक्ट कैसे करते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसके सामने अगर मैचस्टिक ले आओगे जलती हुई, तो वो पॉपअप साउंड से ब्लो ऑफ कर जाएगी। तो वही चीज हमने करने की कोशिश करी, मैं Na लेकर आया, तो यहां पर CH3CH2ONA सॉल्ट बना, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। और वहीं पर अगर मैं एक बेस ले आऊंगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नजर आएगी। तो ये कंफर्मेशन मिल गई कि आपके अल्कोहल्स एसिडिक हैं। फिर वंश जैसा बच्चा कहता है सर फिर तो पीएच वैल्यू भी होगी। पीएच वैल्यू पता है क्या होती है सर? अगर 1 से 14 के स्केल में देखें तो जितने भी एसिड्स एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है। क्या बनाते हैं? एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन कैसे बनता है सर? जैसे ही हम किसी
एसिड को पानी में डालें, दे रिलीज H प्लस आयन। लेकिन वो H प्लस आयन रिलीज कैसे करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। वाटर के पास भी कैपेबिलिटी है H प्लस और OH माइनस आयन देने की। आपने कोई एसिड डाला, उसके पास भी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हो H प्लस देने की। अगर ये एसिड पानी के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होगा तो अच्छे से H प्लस देगा, पीएच क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर ये एसिड पानी के कंपैरिजन में कम एसिडिक हुआ, कम रिएक्टिव हुआ, तो ये H प्लस आयन रिलीज। हमेशा दो चीजें, एक ज्यादा एसिडिक है एक कम एसिडिक है, अगर दोनों को इन कांटेक्ट लेकर आओगे तो सिर्फ ज्यादा एसिडिक वाला ही H प्लस आयन रिलीज करेगा, कम वाला H प्लस आयन रिलीज नहीं। अब लैंग्वेज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर but less acidic than water, therefore they do not release proton। देखो, प्रोटॉन रिलीज करने की बात आ रही है, तो दे डू नॉट रिलीज प्रोटॉन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हेंस वी कैन नॉट स्टडी के ए पीकेए पीएच फॉर एसिड्स ना लिखकर एल्कोहल्स लिख लेते। बच्चे, जहां पर आपको कोई चीज एसिडिक नजर आती है, वो अगर पानी में पार्शियली डिसोसिएट कर रही है तो आप उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ सकते हो या पीएच पढ़ सकते हो। लेकिन अगर वो पानी में डिसोसिएट नहीं हो रहा है, H प्लस आयन रिलीज नहीं कर रहा है, तो आप उसका ना के ए पढ़ सकते हो, ना पीके पढ़ सकते हो, ना पीएच। तो अगर कभी रिएक्टिविटी का अल्कोहल का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ OH बॉन्ड क्लीवेज या CO बॉन्ड क्लीवेज पर आएगा। कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि के ए वैल्यू ज्यादा है या के ए वैल्यू कम है, पीके ए वैल्यू ज्यादा है या पीके वैल्यू कम है, या इसका पीएच वैल्यू कम है या ज्यादा है। क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। कॉपी करिए। कौन सा? कंपेरिजन कराता है। एसिडिक नेचर का है? नहीं, अल्कोहल्स में करवाया था पक्का। एक सेकंड बेटा, क्या है ये क्या है? तो कंपेयर नहीं करा हमने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के साथ? हाँ यार, बस। तो आप खोए हुए होते हो, तो सारे कहने लगे सर इसको अवॉइड करो। ये सामने सामने अनीश भी नहीं बोलता, पीछे ये भी कहता है। टू।
मेरे से पूछ लो सर। देखो यहां तक चीजें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात होगी। दोबारा से बोल दूं, कल और परसों प्लीज बायोमोलिक्यूल्स की क्लास है, ट्राई नॉट टू मिस। और फिर वैसे ही बता रखा था, दोबारा से बता दूं, नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ वेकेशंस रहेगा। और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हो या कहीं पर कुछ प्लान नहीं कर रखा है और बैकलॉग हैं, तो प्लीज अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर लो। एटलीस्ट कोई भी चीज का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी चीज का हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट सब्जेक्ट है, जैसे कि किसी के पास सीएस है, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन है, या कोई फाइल्स वगैरह हैं, ट्राई टू कंप्लीट दोस फाइल्स, ताकि सितंबर अक्टूबर के अंदर आप फाइल का बर्डन कैरी ना करें। तो प्लीज थोड़ा सा इसके लिए अटेंटिव हो जाओ। इसके अलावा मैं कुछ असाइनमेंट शीट शेयर करूंगा अभी ग्रुप पर, दैट विल बी सोनली एमसीक्यू बेस्ड। तो रिक्वेस्ट है, सोल्यूशन चैप्टर की एमसीक्यू शीट रहेगी एक तो, उसके बाद आपके साथ हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स हुआ है, उसकी असाइनमेंट शीट रहेगी। यहां पर सिर्फ प्रिपरेशंस हुई हैं, तो प्रिपरेशन के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है अभी पूरे चैप्टर के कंपैरिजन में। तो बेटर रहेगा सिर्फ उन दोनों चैप्टर्स के ही एमसीक्यूज कंप्लीट करो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी चीजें स्किप आउट नहीं करिएगा। अच्छा हाँ, बायोमोलिक्यूल्स भी तो हो ही जाएगा ना कल परसों तक, तो उसको लर्निंग प्रोसेस में ले आना। क्योंकि जैसे ही वेकेशन 4 दिन की खत्म होगी, सैटरडे संडे में सबसे पहले टेस्ट होगा आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स का, और साथ में फिर देखेंगे क्या चैप्टर लेके चलना है। क्लियर है? हाँ, कल मेरे साथ तो मेरे स्केड्यूल में तो है ही, वो रखिएगा। नहीं,